अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने प्लैंक्स रेडिएशन लॉ तक देखा था। आज जो हम देखेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी कॉम्पटन इफ़ेक्ट। कॉम्पटन इफ़ेक्ट, ठीक है। अभी जो कॉम्पटन इफ़ेक्ट है, ये कॉम्पटन इफ़ेक्ट कहाँ से आता है? 1921 तक एक कॉन्सेप्ट चल रहा था। अगर किसी एटम पे रेडिएशन गिरती है, जो रेडिएशन मोनोक्रोमैटिक होगी और हायर फ्रीक्वेंसी की होगी, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी और वेवलेंथ कम होगी, और ये मोनोक्रोमैटिक होगी यानी जिसकी एक ही वेवलेंथ हो। यहाँ से इस एटम से ये जो रेडिएशन ये स्कैटर हो जाएगी। 1921 तक ये माना गया था कि इसकी वेवलेंथ भी सेम होती है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो इसको कहा गया था कोहरेंट, इसको कहा गया था कोहरेंट स्कैटरिंग, इसको कहा गया था कोहरेंट स्कैटरिंग। उसके बाद एच कॉम्पटन, यहाँ पे जो ये हायर फ्रीक्वेंसी, ये एक्स रे हो सकती है, गामा रे हो सकती है, ये जो रेडिएशन है। फिर उसके बाद एच कॉम्पटन आता है जो बताता है, एच कॉम्पटन आया जिसने बताया जो ये वाली वेवलेंथ होती है स्कैटरिंग की, इट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। इसको लैम्डा डैश कहा गया। यानी उसने बताया ये वेवलेंथ इंक्रीज़ हो जाती है जब ये स्कैटर हो जाती है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट हो जाता है। ये कॉम्पटन का कहना है। सो सिंपली कॉम्पटन्स इफेक्ट अब क्या है? कॉम्पटन इफेक्ट ये है कि जब कोई हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन गिरती है किसी एटम पे, स्कैटर्ड जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द इंसिडेंट वन, एंड द इलेक्ट्रॉन गेट्स इजेक्टेड आउट। इसको कहा गया कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट आई थिंक अब क्लियर होगा। यानी वेवलेंथ इंक्रीज होती है स्कैटर्ड रेडिएशन की देन दैट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वेवलेंथ कम है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट हो जाता है। अब ये जो वेवलेंथ है ये कितनी इंक्रीज होती है, ये सवाल अब कॉम्पटन पे लगे, ये सवाल अब कॉम्पटन पे उठे। कॉम्पटन को पूछा गया कि ये वेवलेंथ अब कितनी इंक्रीज होती है, अगर ये इंक्रीज होती है तो कितनी इंक्रीज होती है। तो उसके लिए कॉम्पटन ने कुछ एजम्पशंस लिए, जिन एजम्पशंस के बेसिस पे वो कह पाया जो ये वेवलेंथ है ये इंक्रीज होती है, ये वेवलेंथ जो इंक्रीज होती है, इट इज़ गोइंग टू बी लैम्डा माइनस लैम्डा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, क्योंकि लैम्डा डैश ज़्यादा है लैम्डा से। इट इज़ गोइंग टू बी एच बाई एम नॉट सी इंटू वन माइनस कॉस ऑफ फाई। अब ये फाई क्या है? ये इसकी फॉर्मूला है। यानी इतना इतनी इतनी जो है इतना ये इंक्रीज हो जाती है, ये है चेंज इन वेवलेंथ। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज चेंज इन वेवलेंथ। इसी को कॉम्पटन्स वेवलेंथ भी कहा जाता है। एच बाई एम नॉट सी वन माइनस कॉस ऑफ फाई। तो ये किन एजप्शंस के बेसिस पे इसने कहा कि जो फोटोन और इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन वो सिंगल है, यानी एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, और इनका जो कोलिजन होगा वो रिलेटिविस्टिक होगा। रिलेटिविस्टिक एंड इलास्टिक होगा। रिलेटिविस्टिक एंड इलास्टिक, यानी फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा और उनका जो कोलिजन है वो इलास्टिक और रिलेटिविस्टिक होगा। और इसमें जो है इसमें एनर्जी एंड मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। सो दीज वर द थ्री एजप्शंस जो कॉम्पटन ने लिए इस चीज़ को डिराइव करने के लिए, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे इस वाली फॉर्मूला को। कि 1921 में फिर से रिपीट करता हूँ, कॉम्पटन इफेक्ट क्या है? कॉम्पटन इफेक्ट है जब 1921 में कॉम्पटन ने ऑब्जर्व किया जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द इंसिडेंट वन, और उससे वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट हो जाता है। और इस फॉर्मूला से पता चल रहा है जो ये वेवलेंथ है ये ओनली डिपेंड करती है ओनली एंड ओनली ऑन द स्कैटरिंग एंगल कॉस ऑफ फाई। ये स्कैटरिंग मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कॉम्पटन ने क्या कहा? कॉम्पटन ने कहा कि जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ इंक्रीज होगी, जो इंसिडेंट रेडिएशन थी जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई थी, एनर्जी हाई थी या वेवलेंथ कम थी, स्कैटर होके उसकी वेवलेंथ इंक्रीज होगी एंड एक इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट हो गया, और उस इफ़ेक्ट को नाम दिया गया कॉम्पटन इफ़ेक्ट, या उसी को बोल सकते हैं हम इनकोहरेंट
इनकोहरेंट, उसी को हम बोल सकते हैं इनकोहरेंट स्कैटरिंग। क्यों? क्योंकि कोहरेंट स्कैटरिंग क्या थी, जिसमें वेवलेंथ स्कैटर और इंसिडेंट की सेम होती थी, लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट में इनकी जो है इनकी वेवलेंथ सेम नहीं होती है। और ये इसकी फॉर्मूला है, कितना इंक्रीज होता है ये wavelength. So derivation will be discussed in the next lecture. Till then, take care and Allah Hafiz.